के आंकड़े हैं 1.37 लाख रोजगार मिले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के आंकड़े हमारे नहीं, आपकी सरकार है। केवल मजाक उड़ाने से सरकार नहीं चलेगी। साहब मैं आपको लेबर के ही आंकड़े बता रही हूँ, मैं मजाक नहीं उड़ा। बताइए मैम, कौन सी प्रेस रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जिसमें 2 करोड़ रोजगार मिले? मैं आपको अभी प्रेस रिलीज दे दूं? दिखाइए मैम। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें 2 करोड़ रोजगार मिले। अभी जो मैं बोल रही हूँ उसका प्रेस रिलीज दे सकती हूँ। मैम 2 करोड़ रोजगार अगर मिले हो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की कोई प्रेस रिलीज हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आई एम एक्सेप्टिंग अ चैलेंज एंड गिविंग यू द पेपर। विल यू गिव मी अ पब्लिक अपॉलजी? श्योर मैम, I am giving you the for time. giving attacking me. Will you give me a public? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की प्रेस रिलीज दीजिए जिसमें 2 रजत करोड़ जी, रोजगार मिले। मैं जो कह रही हूँ साहब, मैं आपको जवाब दे रही हूँ, आपकी अपॉलजी देंगे वो कागज हाथ में लेके? अगर 2 करोड़ रोजगार मिले होंगे आप मुझे अपॉलजी दीजिएगा फिर। मैं जानती भी नहीं हूँ आप कौन है। यू गॉट योर 2 minutes of fame, but I'll give you that paper. लेकिन ठीक है, बोलिए सर। मुझे आपकी माफी की दरकार नहीं है, लेकिन अटैक करने से पहले थोड़ा स्टडी कर लीजिए। हाँ सर, लेकिन आपसे मैं कहना चाहती हूँ, मैं आपको कागज दे दूंगी। ठीक है, आपका आ गया इंडिया टीवी पे, आप मुस्कुरा भी रहे हैं। आप आगे पूरी दुनिया ने देख लिया आपको। प्लीज मेरा आपसे निवेदन है। लेकिन कागज आपको, मैं गुमराह नहीं कर रही हूँ, मैं आपको आंकड़े दे रही हूँ जिसको क्वांटिफाई कर सकते हैं सर। सवाल पूछ लीजिए। आप राहुल जी पे अटैक से इतना गुस्सा हो जाएंगे, मैं नहीं जानती थी। नहीं, और राहुल जी भी अप्रिशिएट करेंगे आपको। अच्छा ठीक है, डोंट वरी। ये इस विषय को यहाँ छोड़ देते हैं, इस विषय को यहाँ छोड़ देते हैं। आई डोंट माइंड यू सपोर्टिंग राहुल गांधी सर। आई डिड नॉट नो यू गेट सो हर्ट। नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू द पेपर। आई विल गिव यू द पेपर। आप गलत सही तो ये बाद में तय कर लेंगे। हाँ, इसी मैं कह रहा हूँ, बहस मत करिए, आप सवाल पूछ लीजिए। आपने से जो भी लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। पूछना, डिबेट करना। जी, आपके पास माइक्रोफोन आने दीजिए। हाँ सर, हाँ माइक आने। मैडम मेरा नाम आकाश जिंदल है, इकोनॉमिस्ट हूँ। आप टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। आपकी मिनिस्ट्री कन्वेंशनली एग्रीकल्चर के बाद हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, ये हम जानते हैं सब। जब से आपकी पार्टी गवर्नमेंट में आई है, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे मेल्स की बात हो, ग्लोबल रिपोर्ट्स है हमारे पास कि इंडिया के अंदर पोटेंशियल है 25% ग्रोथ का एम्प्लॉयमेंट में, सिर्फ आपकी मिनिस्ट्री के अंदर। आप भी जानती हैं कि ग्रोथ कितनी हुई है। आपकी और मोदी साहब की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट आप ये बताइए, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने जो एम्प्लॉयमेंट फीमेल्स को या इन जनरल इंडिया में दी है, क्या आप दिल पे हाथ रख के उससे सेटिस्फाइड हैं? हम बिल्कुल आपकी बात को एंडोर्स करेंगे। मैं आपको 2 चीजें बता सकती हूँ सर। आप इकोनॉमिस्ट हैं तो आप आंकड़ों पे जाएंगे। टेक्सटाइल कमिश्नर का एक ऑफिस होता है, आपको पता होगा। साल 2004 तक टेक्सटाइल कमिश्नर का ऑफिस स्टैटिस्टिकल ऑफिस हुआ करता था। इसका मतलब इंडस्ट्री में चाहे आपको धागा बेचना हो, चाहे कपड़ा बेचना हो, चाहे कपड़े को सिलना हो, अटल जी की सरकार में विधिवत डेटा कंसोलिडेट करके, क्वांटिफाई करके, सर्टिफाई करने का काम टेक्सटाइल कमिश्नर का ऑफिस करता था। उस स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को डिसबैंड किया यूपीए ने। क्या आप जानते थे? जानते थे। उसको दोबारा रिवाइव किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। इसका मतलब आपके देश में 10 साल का अंतराल ऐसा है जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित कोई भी आंकड़ा यूपीए की सरकार ने विधिवत प्रस्तुत ही नहीं होने दिया इंटरनेशनली, किसी को भी ग्लोबली एक स्पेसिफिक पेपर लिखने के लिए। दूसरी बात, क्या आप जानते हैं कि यूपीए की सरकार में 5 साल जो उनका यूपीए 2 कहलाया जाता था, उसमें टेक्सटाइल की 42 स्कीम्स में से 22 स्कीम्स पूरी की पूरी सरेंडर होती थी। इसका मतलब एक ऐसा जो कह रहे हैं ना, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देश में, उस डिपार्टमेंट में 40 में से आप 22 पूरी की पूरी स्कीमें चलाए ना 5 साल, क्या हाल होगा उस सेक्टर का? फिर अब उसको करेक्ट कर दिया। 100% हुआ है सर। नरेंद्र मोदी की सरकार में अब 100% टेक्सटाइल में सारी स्कीमें धरातल पर लागू हुई हैं, और ये आंकड़ा है जो पब्लिकली उपलब्ध है। दूसरा, अगर आप टेक्सटाइल में देखें तो SC ST जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उनसे पूछिए कितना एंटरप्रेन्योरशिप है आपका, तो वो कहेंगे कि SC ST का पूरा टेक्सटाइल सेक्टर में जितना स्कीम का पैसा था वो यूपीए की सरकार, गांधी परिवार की सरकार पूरा सरेंडर कर देती थी, इस्तेमाल ही नहीं करती थी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार SC ST कम्युनिटी को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए 90% की सब्सिडी दी है सर। और ये आंकड़ा मैं धड़ल्ले से इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो प्रमाण कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। तीसरा, आप बात कर रहे हैं जॉब पोटेंशियल की, जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल अपैरल सेक्टर का है, लेकिन शायद इकोनॉमिस्ट साहब आप ये नहीं जानते कि जितना इन्वेस्टमेंट के साथ जॉब का बाकी आप व्यू बैलेंस देखते हैं, 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 70 नौकरियां होती हैं, ऐसा एक माना जाता है अपैरल में, उतना ही मेडअप सेगमेंट में होता है। मेडअप आप जानते हैं क्या है? क्या है सर, बताइए ना। व्हाट इज मेडअप? यू आर नॉटिंग योर हेड। व्हाट इज मेडअप? Cotton is not made up, sir. Cotton is not made up. Now the made up sector of India, when you look at the US market, is beating China any day.
नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार मेडअप्स के लिए और अपैरल सेक्टर के लिए विद कंडीशन कि एवरी 1 करोड़ इन्वेस्टेड बाय द इंडस्ट्री विल प्रोवाइड 70 जॉब्स, 6,000 करोड़ का पैकेज दिया है पूरी इंडस्ट्री को। पूरा का पूरा numbers are available, entire subsidy is going by DBT, it's available on the textile commissioner's website। और यहाँ पे आने से पहले 10 मिनट पहले मैं पूरी इंडस्ट्री के साथ अपने मंत्रालय में बैठी थी। इंडस्ट्री में पानीपत हो, तिरुपुर हो या बनारस हो, पूरा का पूरा डीबीटी के माध्यम से सिस्टम चल रहा है। और आज अगर आप उसे क्वांटिफाई करना चाहें तो इंडस्ट्री ही आपको आंकड़े देगी। लेबर रिफॉर्म की जो चर्चा है, लेबर रिफॉर्म को हमने लोकसभा में पारित किया, राज्यसभा में लेके आए तो कांग्रेस ने उसको ब्लॉक किया। मैंने स्वयं जाके कांग्रेस के नेतृत्व से हाथ जोड़कर कहा, साहब जितनी फैक्ट्रियां वो भी बंद हो जाएंगी, आप रिफॉर्म को मत रोकिए। लेकिन उन्होंने उस बिल को राज्यसभा में पास नहीं होने दिया। आज हालत यह है कि फैक्ट्रीज, भले ही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो प्रदेश की सरकार से जाके बात कर रहे हैं कि आप अगर चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट तो कम से कम रिफॉर्म में आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि केंद्र में आपका लीडरशिप कांग्रेस का हमारी मदद नहीं कर रहा। यह हकीकत है सर आज जॉब की और टेक्सटाइल की इकोनॉमी की, जो मैं खुद आंकड़ों के साथ बयान कर रही हूँ। कांग्रेस के लोगों ने आपके टेक्सटाइल मिनिस्टर बनने पे बड़ी अच्छी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब शिक्षा में थी तो शिक्षा को सैफ्रनाइज करती थी, अब यहाँ क्या वो धागों को सैफ्रनाइज कर देंगी? ये आरोप तो आप पे भी लगा सकते हैं, आपका पूरा बैकग्राउंड है। और ममता बनर्जी का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा कि दिल्ली आपसे समझ नहीं रही और आप देश भर में कहते हैं कि बंगाल, उड़ीसा, बिहार। ममता जी से मैंने 2-3 दिन पहले बात की। भारत सरकार का टेक्सटाइल इंडिया का इवेंट होने वाला है 30 जून को, 1 और 2 जुलाई को गांधीनगर में, और बंगाल के प्रतिनिधि वहां आ रहे हैं। उनके फाइनेंस मिनिस्टर अमित मित्रा का तो लेटर है मेरे पास। लेकिन उनकी नाराजगी इतनी तो समझ रही है कि वो दिल्ली छोड़िए गुजरात आ रहे हैं। तो उनकी नाराजगी बहुत सारी। आप भी चिट्ठी मांगेंगे तो उसकी कॉपी भेज। नहीं, मैं चिट्ठी नहीं मांगूंगा, मैं तो चिट्ठी अपने साथ ही लेके चलता हूं। उन्होंने कहा कि आपने भी शायद उनको तलाक के बारे में उनसे कुछ सवाल पूछा था, जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में हिंदू धर्म का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। देखिए ऐसा है कि वहां कलकत्ता लगभग 2.5 या 3 हफ्ते पहले मैं गई थी। तो मुझे एक मारवाड़ी समुदाय ने सम्मानित करते हुए कुछ माँ दुर्गा की प्रतिमा दी और एक स्वॉर्ड हाथ में दी। तो मुझसे सभी ने कहा, दीदी तुरंत आप इसको छोड़ दीजिए। मैंने कहा, माँ का आशीर्वाद कौन छोड़ता है? कहते नहीं, अभी हालात ऐसे हैं पश्चिम बंगाल में कि आपको हमने ये दिया तो कहीं ना कहीं केस हो जाएगा। हम माँ का आशीर्वाद लेंगे तो दीदी केस कर देंगी। मैंने कहा कि केस क्यों होगा? तो उन्होंने कहा, पिछले दुर्गा पूजा में तो माँ का जो विसर्जन होता है उसकी भी अनुमति हमें नहीं दी थी पश्चिम बंगाल की सरकार ने, उसके लिए भी हमें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। तो हालात कैसे हैं पश्चिम बंगाल के, तो जनता से आप जाके वहीं पूछ लीजिए, हाईकोर्ट से पूछ लीजिए। यहाँ जो जनता इनसे ही पूछते हैं, जो लोग पश्चिम बंगाल के बारे। अब वहाँ पीछे एक महिला उनका हाथ उठाया, वो तो हाँ जी, माइक आपके पास आने दीजिए प्लीज। जी, स्टेट में अगर हेल्पलाइन बनानी है या फिर पैनिक बटन बनाना है जो पूरे देश में लागू होगा, वो प्रदेश की सरकार के साथ समन्वय से स्थापित किया जाए। आपको कहीं ना कहीं इस बात को भी समझने की दरकार है कि भारत सरकार की ओर से मान लीजिए फोन पर पैनिक बटन की सुविधा आज करने को तो तैयार है, लेकिन कल को अगर पैनिक बटन दबाया जाए और प्रदेश में रिस्पांस ना मिले ग्राउंड पर, तो उस समन्वय को लोकल पुलिस के साथ बिठाने में प्रदेशों के साथ चर्चा भी हो रही है। 10 से लेकर 15 प्रदेशों तक कम से कम मेरी जानकारी में अभी उस विषय पर आगे काम हो चुका है। अब तो ज्यादातर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेशों की भी सरकारें फिर अपने पुलिस सिस्टम्स को, प्रदेशों की भी सरकारें अपने पुलिस सिस्टम को फास्ट ट्रैक पुलिस कोर्ट से जोड़ रही हैं। स्मृति, विषय परिवर्तन करना चाहता हूं। आपसे एक सवाल पूछा है कपिल सिब्बल ने। मेंढर में 2013 में जब लांस नायक हेमराज का सिर काटा था जी, तो आपने कहा था कि मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजना चाहती हूं। अब फिर ऐसी घटना हुई, 2 सैनिकों के सिर काटे गए, तो किसी को चूड़ियां भेजेंगे आप? मुझे खुशी है कि मेरी वजह से कपिल सिब्बल कम से कम बोलने तो लगे हैं, लेकिन ये कहना कि मैं किसको चूड़ियां भेजूं, मुझे बहुत ये भी खुशी है कि सिब्बल साहब को मेरी चूड़ियों में बड़ी रुचि है। जहां तक रिस्पांस का सवाल है, आज जब हम बात कर रहे हैं तो भारत के प्रतिनिधि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव का केस लेकर इस वक्त चर्चा कर रहे हैं जब आप और मैं ये वार्तालाप कर रहे हैं। सिब्बल साहब तो बहुत नामचीन लॉयर हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, किसी हिंदुस्तानी को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्याय दिलवाने के लिए उन्होंने अपना कितना समय समर्पित किया है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जब उनकी सरकार थी तो कितनी बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है।
एविडेंस तो हम भी मांग सकते थे, लेकिन ये तो सच लेकिन है जब बात आई टेररिज्म की, जब बात आई क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस की, तब हमारी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि अगर आप कदम उठाएंगे तो हम दुश्मन से नहीं, पहले आपसे सवाल करेंगे और आपसे एविडेंस मांगेंगे। लेकिन स्मृति, तो सच है ना कि 2 सैनिकों के सिर काटे गए, उनके शवों को क्षत विक्षत किया गया, और ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुआ। मैं इतना ही कहूंगी रजत जी, ऑपरेशनल डिटेल्स के संदर्भ में कुछ बातें मैं सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकती, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा है, लेकिन मेरी मर्यादा मेरी कमजोरी नहीं है, इस बात का भी आपको संकेत देना चाहूंगी। ना ही चुप रहना और मर्यादा में रहना इंटरनेशनली इस सरकार की कमजोरी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, दोहराती हूं अपनी बात को, कि आज भारत का एक वकील प्रतिनिधि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक हिंदुस्तानी के लिए न्याय मांगने भारत का पक्ष रखने गया। कपिल सिब्बल कितनी बार भारत का पक्ष रखने, एक हिंदुस्तानी को न्याय दिलवाने, अथवा भारत सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कितनी बार न्याय मांगने के लिए हर सीमा तक पहुंच पाई, इसका जवाब मुझे अगर आप दे दें तो बड़ी कृपा होगी। नहीं, आजकल कोर्ट में जाते हैं, सबसे महंगे वकील हैं वो आजकल। सर, पैसा कमाने के लिए तो जाते हैं, राष्ट्र के समर्थन में उतरते हैं कि नहीं, ये चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर के बहुत लोगों के मन में नाराजगी है। ये आप पूछना चाहते हैं? अगर आप ये सोचें कि इन लोगों से मैं जुदा हूं तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि जितने हिंदुस्तानी ये हैं उतने मैं भी हूं और हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। बस फर्क इतना है कि ये सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब देना है। बिल्कुल, जवाब भी देना है वार्तालाप के माध्यम से। एक जवाब सर्जिकल स्ट्राइक में हो चुका है, लेकिन क्योंकि मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूं इसलिए अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा को भंग नहीं कर सकती। इतना भरोसा कम से कम आप जरूर दिला सकती हैं कि ऐसे ऑपरेशंस के संदर्भ में आर्मी चीफ अथवा विधिवत डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रतिनिधि ही जवाब दे सकते हैं। अगर लेकिन फिर भी ये तो इसमें भरोसा दे सकते हैं ना लोगों को कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और ये भरोसा तो आपके पीछे है साहब, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में, ये हर हिंदुस्तानी को पता है। ये चेहरा वो भरोसा दिलाता है, ये चेहरा मेरे लफ्जों का मोहताज नहीं। मैम, अच्छा हुआ माइक चला, वरना रजत जी कहते सरकार ने जनता की आवाज बंद कर दी। मैम, पठानकोट इंसिडेंट को अब 16 मंथ्स हो चुके हैं और हमारी जो तीनों फोर्सेस हैं उन्होंने मिला के 1000 करोड़ का फंड जो है वो गवर्नमेंट से मांगा था। और फैक्ट ये है कि आज तक भी जो है गवर्नमेंट ने एक भी पैसा उसके रिगार्डिंग जो है रिलीज नहीं किया है। और लेटेस्ट रिपोर्ट इज कि डायरेक्टर ऑफ यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है कि प्रेस स्टेटमेंट्स दैट यू आर कोटिंग। Yes, ma'am. Yes. That's So right. since they are not validated defense ministry figures, it would be extremely prudent and responsible for me not to respond to hearsay. These are national security issues. It is very nice to have a Smriti Irani sit here and debate on elements for which you want a very provocative answer. But as an Indian who wants a productive conversation, it is best if this question is posed to defense ministry representatives. But please be assured, you have an army chief, you have the chiefs who can deal with this issue in conjunction with the defense ministry. Here we can both entertain the audience by a lovely engagement on hearsay on a newspaper report. आप कह रही थी कि कहीं मैं ये ना कह दूं कि जनता की आवाज बंद कर दी है, लेकिन मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन आपके फेवरेट राहुल गांधी जरूर कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि मोदी जी किसी को बोल नहीं दे देते, सब डरते हैं उनसे। नहीं, इनफैक्ट उनके बोलने का इंतजार तो हम सबको रहता है। उनकी बोलती कब किसने बंद की। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बोलने में भी दम होना चाहिए। उन्होंने जो ट्वीट किया वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। उन्होंने कहा, एक मैगजीन को कोट करके, मिंट नाम के अखबार को कोट करके 12 मई को, उन्होंने कहा कि वादा किया था नरेंद्र मोदी ने लोगों को 1 करोड़ जॉब्स हर साल देंगे। वो जॉब्स तो मिले नहीं, लेकिन आईटी कंपनीज जिसमें इन्फोसिस है, जिसमें विप्रो है, इन सब ने 56,000 एम्प्लॉइज को नौकरियों से निकाल दिया। रजत जी, आप मेरे पे एक कृपा कर दीजिए, मैं आपको 20 साल से जानती हूँ। 20 साल से जानती हूँ, एक मेरे पे कृपा कर दीजिए। ये संवाद आपके मेरे बीच में हो रहा है, एक बार राहुल जी को यहाँ बिठा दीजिए। मैं बताऊं क्यों। शायद वो जानते नहीं हैं और शायद आज आपकी आवाज सुन रहे हों। इनफैक्ट बड़ा अजीब सा एक किस्सा है कि मैं भी उनकी गली के सामने ही रहती हूँ, ज्यादा फासला नहीं हमारे घरों के बीच में, लेकिन मुझे भी इंडिया टीवी का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी आवाज पड़ोसी तक पहुंचाने के लिए। ऐसा है कि इस देश में एम्प्लॉयमेंट के करेक्ट डेटा देने के कोई भी रास्ते नहीं है। शायद राहुल गांधी जी को पता ना हो, एनएसएसओ के पास एक मैंडेट रहता है। हमारे देश में इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है, जिसमें 90% महिलाएं हैं,
उसको कैटेगराइज करके उस डेटा को कॉन्फ़िगर करके किसी भी रिसर्चर के सामने प्रामाणिकता से रखने के लिए कोई एजेंसी नहीं है। तो ये आंकड़े जो राहुल जी के पास आए वो किस एजेंसी से आए? उन्होंने तो नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व में पहली बार एक टास्क फोर्स बनाई। अरविंद पानीग्रिया जी वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, उनके नेतृत्व में, ताकि एम्प्लॉयमेंट के जितने आंकड़े हैं वो कम से कम सामने तो आए, देश के सामने। क्योंकि हर बार हम जब चर्चा करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी की, एम्प्लॉयमेंट की, तो हम तथाकथित नंबर्स पे चर्चा करते हैं। क्रिसिल कभी कोई नंबर देता है, मिंट कभी कोई नंबर देता है, लेकिन अगर आप क्वांटिफाई करना चाहें हिंदुस्तान और चाइना के बीच में, तो एक और अखबार की सुर्खी ये कहती है कि हिंदुस्तान में एनएसएसओ के पास 3000 लोग हैं, चाइना के पास 29,000 लोग हैं, और आज हमारे पास जो डेटा है वो एक टाइम लैग के बाद आता है। अब जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की, अगर राहुल जी को पता होती तो वो ट्वीट कभी नहीं करते। स्मृति जी, सवाल ये है, स्मृति जी, जो आंकड़े राहुल गांधी ने दिए हैं वो उनकी भी उपज नहीं है। ये उन कंपनियों शॉक हो जाती है, एक सेकंड सुन लीजिए, ये उन कंपनियों के प्रेस रिलीज में है कि कितने कितने लोग ले ऑफ किए जा रहे हैं। अपने एचआरडी मिनिस्ट्री जहां रह चुकी है वहां के फिगर है जो आज के अखबार में आए हैं। आईआईटी का प्लेसमेंट 30% डाउन हो गया है। मैं आपको अभी इसका जवाब दे दूं या आप मेरे को आंकड़े गिनवाएंगे? तो आंकड़े नहीं, आपने कहा ना, प्रधानमंत्री ने भी भाषण में आंकड़े ही गिनवाए थे। 2 करोड़ का आंकड़ा उन्हीं का था। तो ये आंकड़े का खेल तो सभी पार्टी करती है। आपको आंकड़े स्पेसिफिक दे दूं? बिल्कुल दे दीजिए। मैं आपको एक आंकड़ा दे चुकी हूं जिसको आपने क्वांटिफाई नहीं किया। 3,18,000 करोड़ रुपया गया है मुद्रा के माध्यम से एंटरप्राइज के लिए। वो कहां कैप्चर हुआ? रोजगार कितने को मिला? कहीं ना कहीं तो आना चाहिए। लोग जो 7 करोड़ 70 लाख लोगों ने उसको लिया है, उन्होंने स्वरोजगार के लिए लिया है। अब आप उसको क्वांटिफाई कीजिए। तो फिर आप मनरेगा भी जोड़ दीजिए ना। तो आपका 10 करोड़ का तो हर महीने हर साल का हो जाएगा। मनरेगा इसलिए डिफरेंट है, यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, क्योंकि मनरेगा के लिए 100 दिन की आप दिहाड़ी देते हैं। यहां पर जो बैंक से लोन डिसबर्स होता है, सैंक्शन होता है, वो बैंक को लौटाया जाता है आफ्टर दैट पर्सन पुट्स इट टू